आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं KTV उर्दू कश्मीर। शाहिद बुखारी के साथ आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। नाजरीन किराम, आपको बताते हैं कि नए लैंड लॉ को लेकर के जहां कई एक खदशात पैदा हो गए, वहीं दूसरी तरफ से ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि कई एक जगह पर कई पार्टियों ने अपने एतराज़ात दिखाने शुरू कर दिए और इस तरह से लैंड लॉ पॉलिसी के हवाले से कई जगह पे कई जमातों की तरफ से अलग अलग तरीके से एहतजाज किए जा रहे हैं। जहां श्रीनगर के अंदर यहां जमातें अपने तरीके से इस पर एहतजाज कर रही है, वहीं जम्मू के अंदर कुछ मामला ऐसे भी देखने को मिले जिसमें अब कौमी परचम को लेकर के भी एक सियासत शुरू हो गई है और इस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह बठिंडी में कोशिश की गई कि उनके घर पर परचम चढ़ाए जाएं, जिसके दौरान वहां पर कुछ कार्यकर्ताओं के दरमियान न सिर्फ आपस में मैं तू हो गई, बल्कि इसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसे भी देखने को मिली कि पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी, जिसके बाद वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमदर्द लोग भी जमा हो गए और उन्होंने भी काफी ज्यादा नाराबाजी शुरू कर दी। इसी के चलते नाज़रीन इकराम, आपको बताते हैं कि सरकार ने इन खदशात को खत्म करने के हवाले से अपना वर्जन सामने रखने की भरपूर कोशिश की और आज जो जम्मू कश्मीर की सरकार के स्पोक्सपर्सन हैं रोहित कंसल, उन्होंने जम्मू से बराह रास्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा लैंड लॉ के हवाले से कई एक मामलात को उजागर किया गया, जिसमें सभी लोगों के खदशात को मलहूज़ नजर रखा गया, जिसमें यह बताया गया कि 90% लैंड जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है और एग्रीकल्चर लैंड फरोख्त करने के हवाले से भी उन्होंने साफ किया कि ये जो भी कोई किसान अपनी जमीन बेचना चाहेगा, अगर वो किसी भी शख्स को जम्मू कश्मीर के अंदर बेचता है, यानी कि एग्रीकल्चर लैंड बाहर वाला कोई नहीं खरीद सकता, लेकिन अगर वो कश्मीर के अंदर भी कोई या जम्मू के अंदर भी कोई अपनी एग्रीकल्चर लैंड बेचेगा तो वो एक किसान को ही अपनी जमीन बेच सकेगा जो उस पर किसी न किसी तरीके से जरी पैदावार में इजाफा करेगा। यानी कि उसमें उन्होंने एग्री रिफॉर्म्स के हवाले से कई एक मामलात पर बात की और उसके साथ साथ जो लैंड रिफॉर्म के हवाले से है वो मामलात भी उन्होंने सामने रखे, जिसमें उन्होंने एक बात खास तौर पे साफ कर दी, वो ये कि अक्सर लोग कहते हैं कि सेक्शन 3 के तहत यहां पर फौज को यह इख्तियार दिए गए हैं कि वो आकर के किसी भी जमीन पर कब्जा कर ले, बल्कि रोहित कंसल ने यह बात बिल्कुल वाज़िया कर दी कि ऐसा कोई मामला नहीं है, बल्कि जिस तरह से लैंड ट्रांसफर होता है जिन अंदाज में पहले हुआ करता था उसी तरीके से इसमें एक बड़ा प्रोसेस है। हाँ, और जो सेक्शन 3 को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, इस हवाले से उन्होंने कई क्लॉजेस का हवाला देते हुए इसमें एक सफाई भी देने की कोशिश की और इस तरह से वो आज जम्मू और श्रीनगर में बराह रास्त एज यू आर अवेयर वाइड द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अडैप्टेशन ऑफ स्टेट लॉज द 5th ऑर्डर 2020 a number of changes have been made in existing laws, particularly laws related to land management. May I request all colleagues to settle down? People on the left also kindly settle down. बैठ जाइए, हाँ? It will be comfortable for all of us. You're also aware that a number of old laws, at least 11 laws have been repealed and at least 4 major laws have been modified. This modification, repeal and changes has led to a variety of reactions across the spectrum, and many of these reactions have been uncharitable. For example, some political parties have said J&K is now on sale. Some others have said or commented that there is no protection in J&K with regard to land on similar lines as it has been given to people in other states. We think there is a lot of misapprehension, misinformation and lack of clarity on all these issues. So the three of us thought we will share with you some of the salient features of these acts and inform you about some of the changes that have been made and also explain what necessitated those changes. Which acts have been repealed, why
which are the modifications, and what are some of the safeguards that have been built in. I think the first point that we need to understand that the entire gamut of land laws which was existing in Jammu and Kashmir was probably a product of its time, maybe appropriate to the time when it was introduced, but it was essentially meant to serve an old agrarian rural economy. Quite obviously, many of these laws had become outdated, obsolete, and as new laws kept getting added, the system of land laws, when looked at as a whole, suffered from not only redundancy and obsoleteness, but also ambiguities and contradictions. And in many cases, the laws that were in existence were clearly regressive and anti-people. Now, how was this so? Let me give you a few examples. The Big Landed Estate Abolition Act fixed a ceiling of 182 canals, but the act was superseded by the Agrarian Reforms Act of 1976, which refined it, made a provision of 100 standard canals, yet both the BLEA and the Agrarian Reforms Act 1976 continued to coexist. The Agrarian Reforms Act of 1976 is, as we speak, 44 years old. We are in 2020 now. Yet, this act prohibited the selling of any land that was available to the tiller. So as a result, even after a generation had passed and even after 44 years, this land could not be sold or transacted. What was the consequence? You had a large number of so-called Benami transactions and restrictions for the next generation to transact this land, which was otherwise legitimately made available to the tiller. 11 laws have been repealed. And which are the laws which have been repealed? Again, I will give you a couple of examples. So, laws which were either redundant or obsolete, or as I said, people unfriendly, they have been repealed. Good example, tenancy stay of ejectment proceedings has been repealed. Now there was a law called the Jammu and Kashmir Utilization of Lands Act, which empowered the state to take over any land which had not been cultivated for 2 years. This has been repealed. There was the J&K Floodplain Zones Regulation and Development Act 2005. Now why has this been repealed? This has been repealed because all the provisions of this law are already available in the Water Resources Regulation and Management Act 2010. I spoke to you about the problems with Right of Prior Purchase Act. This has been repealed. Similarly, Tenancy Stay of Ejectment has been repealed. Consolidation of Holdings Act 1962, Land Improvement Scheme 1972, Prevention of Fragmentation of Agricultural Holdings Act 1960, Common Lands Regulation Act 1956. These are some of the 11 laws which have been repealed. So I spoke about land reforms and how we have tried to protect that. I spoke about how more than 90% of the land will be protected, agricultural in nature, and this will include horticulture, this will include land in other agro-based industries, etc., etc. And I also mentioned about how we have tried to remove the ambiguities. Now the third and the relevant element in the matrix is the Jammu and Kashmir Development Act. Now the Jammu and Kashmir Development Act is a 1970 act which has gone through many modifications.
But what have we done in the latest modification? We have provided for master and zonal development, and most importantly, we have provided for industrial development through statutorily setting up of an industrial development corporation. Now there have been some comments about this also. But what I want to clarify is that the concept of an industrial development corporation is not a new concept. We already have a SIDCO here which has been engaged in the job of developing industrial estates. So what is new? What is new is that these industrial development corporations have been set up through a statute rather than through the Companies Act, which gives them certain powers to protect the interests of the state here insofar as it relates to ejectment, insofar as it relates to recovery of dues, insofar as it relates to taking action against people who may be non-compliant with the laws of the state. Now there is one element I want to raise and draw your attention to. A lot of people have commented on the so-called Section 3 of the Act, which deals with strategic areas. And I have seen commentaries in the press saying that this is all-encompassing, this will permit the army to occupy large areas, this will give unbridled powers to the army. So I thought, let me dwell on it for half a second. Now to begin with, Section 3 of the Land Development Act has absolutely nothing to do with transfer of any land to the armed forces. The transfer of land to the armed forces or to any other body will, for that matter, continue to be governed by the acquisition and requisition laws which we have at the moment and other relevant laws. All that this section does is exempt the armed forces from operation of certain aspects, developmental aspects, and places the onus on the armed forces themselves to ensure that those developmental parameters and those development regulations are met. How does it do it? Now, what are the 5 safeguards which have been provided? 1, this will only be applicable to lands which are legitimately acquired or legitimately available with the armed forces. 2, this can only be done if an officer not below the corps commander, who, as you are all aware, is an officer of the rank of the Lieutenant General, one of the senior most officers, only at a request at that level. 3, this can only be for operational and training purposes. 4, this can only be at the absolute discretion and satisfaction of the government that such conditions are met. And 5, the government is free to impose such conditions and restrictions as it may like to do so in order to ensure that no guidelines, building permissions, rules are violated. So I want to say in conclusion, and I want to clarify, that we have to look at this entire gamut of changes, adaptations as a package. And what are the components of this package? The components of the package are to ensure the elements of this entire package are modernization, ending of obsolete, people-unfriendly provisions, ending of ambiguities and inconsistencies, modernizing the entire system of land management, leaving no scope for application of discretion, operation of vested interests, and attempting to prevent unnecessary litigation. So we have to see these changes not only as a major step towards development and progress, but also as a continuation of the process of ushering in land reforms,
revamping agriculture, and also providing for clean and rapid industrialization, leading to greater employment avenues for the youth. What I do want to say in conclusion, and I cannot overemphasize, as I have pointed out, the Land Revenue Act, especially if you look at section 133, provides for adequate protections against alienation of land to outsiders, and as I have pointed out, more than 90% of the land being agricultural is protected from this kind of alienation, and there are adequate safeguards available in the adapted laws. So thank you so much. जी हां नाज़रीन इकराम, जहां इस वक्त रोहित कंसल ने लैंड लॉ के हवाले से सरकार के मौकफ को सामने रखा, वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर सिविल सोसाइटी की अगर बात करें तो आपको याद होगा कि इजैक के साबिक सरबरा अब्दुल कयूम वानी, जो कि बाद में एक मखसूस पार्टी यानी कि पीडीपी के अंदर गए, वहां पर पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ा था और अपने मद मुकाबल मोहम्मद अकबर लोन से हार भी गए थे, और उसके बाद 5 अगस्त का जब फैसला लिया गया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद अज़ां उन्होंने कई महीने की जब कैद में वो रहे, वापस घर आए तो उसके बाद उन्होंने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी जिसमें उन्होंने कहा कि मैं सियासत को खैराबाद करता हूं। लेकिन कुछ माह बाद उन्होंने अचानक यह बात कही, चूंकि जम्मू कश्मीर के अपने कुछ इंटरेस्टेड हैं लोगों के कुछ ऐसे मामलात हैं जिनमें आम आदमी की बात करने वाला भी कोई होना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर सिविल सोसाइटी एक इस तरह की बनाई है जिसमें सभी हम ख्याल लोगों को चला करके, सभी ऐसे लोगों को चला करके जो कश्मीर के कंसर्न्स को लेकर के किसी भी जगह सरकार के सामने जाएंगे। सिविल सोसाइटी जब मुर्द वजूद आई तो आज पहली मर्तबा उन्हें एहतजाज करते हुए प्रेस कॉलोनी में देखा गया, जिन्होंने कहा कि नया लैंड लॉ कतई तौर पर यहां के लोगों को मंजूर नहीं है और 5 अगस्त के बाद लिए गए कई फैसले हैं जो आवाम के हित में नहीं जाते हैं। क्या कुछ सूरत हाल प्रेस कॉलोनी के अंदर थी और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, आपको कुछ झलकियां दिखाते हैं। सर आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सर? देखिए आज जो आपको पता है 5 अगस्त के बाद जो यहाँ अपग्रेड किया गया, आर्टिकल 370 को अपग्रेड किया, यहाँ के स्पेशल स्टेटस को खत्म किया गया, उसके बाद जितने भी लॉज यहाँ लागू किए गए मरकजी सरकार की जानिब से यहाँ के लोगों ने उनको मुस्तरद किया है। हाल ही में आप देख रहे हैं जो लैंड लॉज में तरमीम की गई है, रियासती जम्मू कश्मीर को ऑन सेल रखा गया है गैर रियासती बाशिंदों के लिए, नॉन स्टेट सब्जेक्ट एक्टर्स के लिए, हम उसको किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। ये लॉ यहाँ के कल्चर पर, यहाँ के असासों पर, यहाँ के रिसोर्सेज पर, हमारी आइडेंटिटी पर, हमारी सकाफत पर, हमारी इज्जत आबरू पर हमला है। हम इस लॉ को किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम सरकार से कहते हैं इस लॉ को फौरी तौर चेंज किया जाए। इसके साथ ही सरकार ने जो बाकी कवानीन लागू किए हैं 5 अगस्त के बाद, हम उन तमाम कवानीन की नफी करते हैं। और उसमें हाल ही में जो सरकार ने यहाँ के मुलाजमीन को 22 ईयर सर्विस 48 ईयर एज, ये तो उनकी जॉब सिक्योरिटी को खत्म करने के बराबर है। उनके सरों पर लटकती तलवार है, उसके खिलाफ भी हम कर रहे हैं। फिर जो प्रेस मीडिया पॉलिसी यहाँ बनाई गई है, हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच पर यहाँ बात करने नहीं दी जाती है, डिसेंट को नहीं सुना जाता है। हम कहते हैं यहाँ हर एक को बात करने का हक है, हम पर जुल्म हो रहा है, हम उस जुल्म के खिलाफ हर सतह पर आवाज उठाएंगे। जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, हमारा हक बनता है। हम तारीख बयानर की हैसियत से काम करते हैं, हम विसबल बलवर की हैसियत से काम करते हैं। हम अपने लोगों को कह देंगे ये जो हमला है ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के सकाफत पर, यहाँ के असासों पर, यहाँ के रिसोर्सेज पर हमला नहीं, बल्कि जम्मू के डोगरों की शिनाख्त पर भी हमला है, लद्दाख के बौद्धों की शिनाख्त पर भी हमला है, कारगिल के लोगों की शिनाख्त पर भी हमला है, हमारे असासों पर हमला है, हमारी तहजीब तमद्दुन पर हमला है। हम उसको किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से यहां पर सिविल सोसाइटी की तरफ से सरकार से मुतालबा किया जा रहा था कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात को महफूज करने के लिए सरकार अपने मौक़िफ़ को वाज़ह करे। वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, आपको याद होगा कि गुज़श्ता कुछ दिनों से यहां पर सियासत करने के लिए आम आदमी बिल्कुल गैर महफूज
महफूज हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के 3 अरकान की एक साथ जो कत्ल की वारदात पेश आई, जिसको लेकर के हर जमात ने मुकम्मल मजम्मत की, उसके चलते यहां पे कुछ ऐसे भी मामला थे जिसमें ऐसा लगता था कि कई लोग जो हैं वो इस वक्त निशाने पर हैं और इस तरह से वो अपने आप को गैर महफूज समझते थे। हुकूमत ने भी कई एक लोगों को सिक्योरिटी फराहम करने की कोशिश की और बार बार पुलिस की तरफ से ऐसे सियासी वर्करान को जिनको यह लगता है कि उनकी जिंदगियों को किसी तरीके से खतरा है, उन्हें इस चीज की आगाही दी जाती रही कि वो अपने आप को किसी महफूज जगह पे रखें और ज्यादा ऐसे इलाकों के अंदर ना जाएं जहां पर खुदा खास्ता जान का कोई बड़ा खतरा हो सकता है। इस हवाले से नाज़रीन किराम आपको बताते हैं कि आपको याद होगा कि गांदरबल के अंदर नुनर इलाके में गुज़श्ता माह आपको अच्छी तरह से याद होगा कि एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर अचानक मिलिटेंट्स ने फायरिंग की थी। शाम गए चले इस वाकये के अंदर जवाबी कार्रवाई में एक मिलिटेंट मारा गया था, जबकि मौजूदाती तौर पर भारतीय जनता पार्टी का वर्कर वहां पे बच निकला था और उसके बाद पुलिस ने इसमें बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात की। एक मिलिटेंट तो मारा गया वहां पर, लेकिन पुलिस के मुताबिक कुछ इस तरह की शक और चीजें पीछे रह गई, जिसको फॉलो करते हुए आज पुलिस ने एक बड़ी गैंग का पर्दाफाश करने का वहां पे कहा है कि हम दावा करते हैं कि जो ये नुनर का वाकया था इस केस को हमने हल कर लिया। और इस हवाले से एसएसपी गांदरबल की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई जिसमें साफ कहा गया कि ये जो मामलात थे इसमें कई एक ऐसे लोग मुलविस थे जिनको बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की तरफ से हैंडल किया जा रहा था और वो कुछ इस तरह की वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते थे जिससे आम आदमी यहां पर इस्तेमाल नहीं करता है। एसएसपी गांदरबल खलील पोसवाल ने नामा निगारों से बात करते हुए इस वाकये के हवाले से कुछ यूं बयान किया। एक इम्पॉर्टेंट इशू जो आपके नोटिस में लाना ज़रूरी है कि यहाँ आपने देखा होगा 6 अक्टूबर को गांदरबल में एक बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट पे मिस्टर राथर पे अटैक हुआ था मिलिटेंट्स की तरफ से, और जो टेररिस्ट ने अटैक किया था उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारा एक जवान शहीद हो गया था, बट उसका एक्ट ऑफ ब्रेवरी जो कि सारी पुलिस को गर्व है उस पर, उसमें मिलिटेंट ऑन स्पॉट उसने मार दिया था। और उसके साथ हमें उस समय इंस्पेक्शन ऑफ सीन ऑफ क्राइम और बाकी चीज़ों से ये लगा कि एक और मिलिटेंट हो सकता है, क्योंकि वहाँ उसके ब्लड ट्रेल्स करीब 3 से 4 किलोमीटर तक दिखे, तो ये उभर के आया कि एक और मिलिटेंट जख्मी हुआ। सो 2 मिलिटेंट्स की तरफ से अटैक किया गया था, एक मारा गया और एक वहाँ से इंजर्ड कंडीशन में भाग निकला। फर्दर जो मारा गया मिलिटेंट उसकी आइडेंटिफिकेशन की गई थी शबीर अहमद के नाम से, और उसके पोजीशन से हमें इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स बिसाइड्स आर्म्स एम्युनिशन मिला था। इन्वेस्टिगेशन में हमने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी जिसमें एडिशनल एसपी, डीएसपी ऑपरेशन और डीएसपी हेडक्वार्टर इनकी टीम ने इन्वेस्टिगेशन किया। उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ हमें फ़ोन नंबर्स मिले थे और उन फ़ोन नंबर्स का जब हमने एग्जामिनेशन किया उसका इंटरनेट प्रोटोकॉल एनालिसिस किया गया। उसमें निकल के आया कि कुछ बंदे जो जिनके फ़ोन नंबर वहाँ दिखाए गए थे उनका आजकल की डेट में या उससे पहले भी एप्लीकेशन, सस्पिशियस एप्लीकेशन यूज़ कर रहे थे, लाइक ज़ेंगी, कॉनियन, कि जो जनरली हम लोग या आप लोग रूटीन में नहीं यूज़ करते थे। तो उसका हमने फर्दर एनालिसिस किया, उन सस्पेक्ट्स को उठाया गया, उनको बुलाया गया, फर्दर इंट्रोगेशन जब किया तो देन फैक्ट्स उन्होंने डाइवल्ज किए, वो क्वाइट शॉकिंग थे। पता चला कि हमारे गांदरबल में सर्च के 2 लड़के हैं, एक का नाम केसर है, एक का नाम आसिफ है, और एक कंगन में एक जगह है वहाँ से एक लड़का हिलाल करके, ये तीनों सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं स्किम्स में, और इन्होंने कुछ तो एटीएम पे है और स्किम्स में है, एजेंसी के साथ काम करते हैं, कि इन्होंने ही ये प्लान बनाया। ये हमजा हिजबी के साथ फेसबुक पे चैटिंग करते रहे और उसके बाद उनको डायरेक्शन दी गई पाकिस्तान की तरफ से कि आप बीजेपी के वर्कर्स को आइडेंटिफाई करें या कार्डर को आइडेंटिफाई करें, और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद रैकी करें, और उनको टास्क दिया गया था कि इनकी किलिंग करनी है। इन्हीं जो इनमें मेन लीड रोल जिसने प्ले किया ही इज़ मिस्टर केसर, और केसर ने ही दूसरे इंडिविजुअल्स की मदद से आइडेंटिफिकेशन किया और बीजेपी कार्डर के 5 डिफरेंट जो पोजीशन होल्डर्स थे उनको आइडेंटिफाई किया और उनके नाम दिए पाकिस्तान में कि इनकी किलिंग करनी है। फिर उसके बाद उन्होंने इसको सेकंड टास्क दिया कि आपको
नेक्स्ट नंबर पाकिस्तान का इनको दिया गया कि आपको अबू कासिम नाम के कुलगाम के एक मिलिटेंट के थ्रू कांटेक्ट करना है और फिर ये प्लान एग्जीक्यूट करना है। फर्दर इनको एक अननोन पर्सन हबा कदल श्रीनगर में मिलता है और वहाँ जाके इनको कंसाइनमेंट ऑफ वेपन्स एंड कुछ फ्लैग्स दिए गए। अब जब रिकवरी में आप देख रहे हैं यहाँ फ्लैग्स रखे गए हैं और इनको उस समय 2 पिस्टल्स दी गई थी और साथ में आर्म्स अम्युनिशन था, कुछ डेटोनेटर भी है। ये टास्क इनको 1 अक्टूबर को दिया गया था कि आपने अब ये एग्जीक्यूट करना है। इसके साथ उन्होंने सेकंड प्लान बताया कि आप अभी वेट करें, हम सेकंड प्लान हमारा ये कि सेपरेट टीम आएगी वहां से और वो यहाँ जो आइडेंटिफाइड है बीजेपी के वर्कर उसमें पहला टारगेट रखा गया गुलाम कादिर को और अकॉर्डिंगली 6 अक्टूबर को उस पर जो सेकंड टीम आई है उन्होंने अटैक करवाया और उसमें एक लोकल यहाँ का बदरकुंड का लड़का आदिल, तो आदिल इज इन्वॉल्व इन दैट, आदिल इज इंजर्ड इन दैट कंडीशन जो वहां से भाग निकला। अब इनकी इंट्रोगेशन के बाद इनके डिस्क्लोजर पे हमने रिकवरी की, अभी 2 पिस्टल और उसके साथ उनका आर्म्स अम्युनिशन है और साथ में फ्लैग्स हैं जो कि बाद में इन्होंने ऑन द सेम डे इनके हमने रिकॉर्ड चेक किया, ऑन द सेम डे इवनिंग में 8 बजे इनके फ़ोन स्विच ऑफ हो जाते हैं और उसके बाद इनको नेक्स्ट डे ओपन करने के बाद डायरेक्शन जेंगी पे ही आती है कि आप ये सारी एप्लीकेशंस और सब डेटा अपना डिलीट कर दो और अबू कासिम ने इनको कंफर्म भी कर दिया कि हमने अटैक करवाया है। ये पूरा एचएम का कार्डर है और एचएम से ही इनने प्लानिंग करके किया और उसके बाद इनको टास्क दिया गया कि जो बाकी 5 वर्कर्स हैं, 4 एक पे तो अटैक हुआ वो बच निकला ऊपर वाले के कर्म से और हमारे जवान की अलर्टनेस से, बाकी 4 का इनको टास्क था कि इन्होंने एग्जीक्यूट करना है। उनके नाम हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि वो कौन व्यक्ति इन्होंने टारगेट पे रखे थे, बट वी हैव साउंडेड देम अलर्ट के अपना ध्यान रखेंगे एंड आगे हमने नेक्स्ट 4 पे जो अटैक होना था उसको बचा लिया और इनको अरेस्ट किया है। अब इनको केस एग्जिस्टिंग केस में अरेस्ट किया है, फर्दर हमने कोर्ट में पेश किया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन में स्पेशली जो बाकी लिंक्स से साउथ कश्मीर के उसके लिए अभी हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है एंड वेरी सुन हम उन तक भी पहुंच जाएंगे जो वहां से इनकी सपोर्ट के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। बट ये क्वाइट क्लियर है कि पाकिस्तान से प्लान किया गया, पाकिस्तान से मल्टीपल टास्क दे के उनको आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं इंडिविजुअल्स को जहां जिनको टारगेट करना है, फिर उन्हीं के थ्रू डायरेक्शंस पे इनको अटैक करवाया जाता है और नुकसान किया जाता है। दैट इज़ व्हाट वी आर हियर। अभी तक हमने इसको इन्वेस्टिगेशन में साबित किया है कि जो मेन इन्वॉल्व लोग हैं वो अरेस्ट किए गए हैं और जो मिलिटेंट फोर फ्रंट पे एज ए टेररिस्ट जो अटैक कर रहे थे वो मौके पे एक मारा गया और दूसरे को भी हम अभी ट्रेस कर लेंगे। सर डिस्क्लोजर तो नहीं है जो लिस्ट इनके पास थी, लेकिन क्या वो सारे बीजेपी से ही ताल्लुक रखते हैं? उनमें सारे नहीं, कुछ अदर पॉलिटिकल फंक्शनरीज भी हैं और हमने उनको भी अलर्ट किया है कि आप भी इस माहौल में अपने आप को बचा के रखें। बट डेफिनेटली बाकी वालों को भी टारगेट करें, नॉट ओनली बीजेपी बट बाकी वालों को ज़्यादा मैक्सिमम उनमें 6 में से 4 लोग तो बीजेपी के हैं, तो इसी तरह बाकी लोगों को भी टारगेट ये कर रहे हैं। तो एज पर यूर इंटेल जो एक्टिव मिलिटेंसी का क्या ग्राफ है यहाँ पे गांधरबल में? गांधरबल में उतना एक्टिविटी यही एक आदिल ही एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसके हमें रिपोर्ट आई कि वो आ गया और अब ये कंफर्म हो गया कि ही हैज जॉइंड मिलिटेंसी एंड ही हैज गॉन फॉर वन ऑपरेशन। तो बाकी अभी एज सच यहाँ नहीं था इससे पहले, बट आप सोशल मीडिया का एनालिसिस करें और स्पेशली इन लोगों का 100% पाकिस्तान से कोशिश की जा रही है कि यंगस्टर्स को रेडिकलाइज किया जाए और इस आग में उनको झोंका जाए। सर जैसा कि अभी गांधरबल में 4G चल रहा है, तो क्या मिसयूज हो रहा है 4G? फिर करीब लग रहा है हमें इस केस से कि 4G का मिसयूज किया है, बट हमने सर्विलेंस रखी है। अगर जो भी और इन्वॉल्व होगा वी विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट देम। तो सर क्या नॉर्थ और साउथ की तरह ये यहाँ भी अपना नेटवर्क बनाना चाहते हैं? कोशिश तो की जा रही है, डेफिनेटली कोशिश की जा रही है, बट स्टिल हमारा इंटरेक्शन यूथ के साथ, बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को और पेरेंट्स को अलर्ट किया जाए और वी विल नॉट लेट द सिचुएशन गो आउट ऑफ हैंड। तो नाजरीन आपने देखा कि किस तरीके से इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर कई एक ऐसे मामला हैं जिनको लेकर के आम आदमी परेशान भी है और जहां दूसरी तरफ पुलिस ये दावा कर रही है कि कल जो आपको याद होगा कि रंगरेट रावलपुरा में मामला पेश आया जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के ऑपरेशन चीफ को हलाक करने की बात की गई थी। डॉक्टर सैफुल्लाह के बारे में बताया गया कि वो इंतहाई मतलूब था और बुरहान वानी के साथ वो बाज़ाब्ता तौर पर इनिशियल आवर्स से लेकर के काम करता रहा। कई एक केसेस में वो मतलूब थे
और इस तरह से कल के इनकाउंटर के बाद बकौल डीजीपी यहां पुलिस ने बताया कि धीरे धीरे यहां जम्मू कश्मीर के अंदर से जम्मू कश्मीर पुलिस को जो कामयाबी यहां मिल रही है, इसके चलते मिलिटेंटों के हौसले जो हैं वो मुकम्मल टूट चुके हैं। इस हवाले से डीजीपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कुछ कहा, ये आपको दिखाते हैं। साथियों, जैसा आप जानते हैं, हम लोग जहां का अमन मान का जो सिलसिला है उसको फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए, बिल्ड करने के लिए पुलिस और सीएपीएफ, जिसमें नुमाया तौर पे सीआरपी शामिल है, और आर्मी मिल करके सब जगह पे अपने ऑपरेशंस को कश्मीर और जम्मू के खित्ते में अंजाम दे रहे हैं। उसी सिलसिले की कड़ी में आज एक कामयाब ऑपरेशन हुआ है जिसमें बहुत बड़ा कमांडर हिजबुल मुजाहिदीन का, जो कहिए कि नंबर 1 कमांडर ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन डॉक्टर सैफुल्लाह आज मारा गया है। मैं समझता हूं कि ये बहुत सारे लिहाज से एक बहुत अच्छा कामयाब ऑपरेशन माना जाएगा, जिसमें पुलिस, सीआरपी, आर्मी ने मिलकर के काम किया और बहुत सारे लोग आज चैन की सांस लेंगे जिनको डॉक्टर सैफुल्लाह की वजह से, जिनके परिवारों में मातम छाया और जिनके परिवार के प्रियजन जो उनको खोने पड़े। मैं इसका लेखा जोखा देख रहा था, 2014 से, अक्टूबर 14 से ये एक्टिव था, लगभग 7 साल पुराना मिलिटेंट है। बुरहान वानी के साथ काफ़ी लंबा टाइम एक्टिव रहा और इसीलिए जब रियाज नैकू 6 मई को मारा गया इस साल, तो उस वक़्त इसी पे नज़र पड़ी जो सबसे पुराने विंटेज का टेरिस्ट जहाँ पर है। और ये कमांड लेने से पहले भी बड़ा खूंखार आतंकियों की लिस्ट में शामिल था। इसने बहुत सारे लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारा। उसमें 3 पुलिस वाले हैं जिनको इसने मारा, और 2 जब ट्रक ड्राइवर्स के ऊपर एब्रोगेशन के बाद हमले हुए थे तो 2 ट्रक ड्राइवर और उसका कंडक्टर जो है, 2 लोग मारे गए थे, उसमें भी इसका हाथ था। एक सरपंच पे हाल ही में कुलगाम में जब अटैक हुआ था, जो जख्मी हुआ था, बच गया, उसमें भी इसी का हाथ था। और उसके अलावा अभी जो चंद रोज पहले जो हत्याएं हुई बीजेपी वर्कर्स की, उसमें भी मजमूई तौर पे ये जो तंजीमें मिलकर के जहाँ पर बेगुनाह लोगों का कत्ल कर रही हैं, उसके पीछे भी इसका हाथ था। 1 दर्जन से ज़्यादा केसेस हैं दहशतगर्दी के जिसमें ये शामिल था, और आधा दर्जन से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इसने कत्ल किए अलग अलग टाइम्स के ऊपर, और 3 लोग अगर ये भी डाल लें तो ये फिगर भी 9 के करीब पहुंच जाती है जिन लोगों को इसने कत्ल किया। उसके अलावा बहुत लोगों को तकलीफ़ पहुंचाना, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, जगह जगह ग्रेनेड फेंकना, जैसे लस्सीपुरा चौकी पे ग्रेनेड हुआ था, थाना काकापुरा पे ग्रेनेड हुआ था, सीआरपी के कैंपस पे ग्रेनेड हुआ था, उस तरह की बहुत सारी कार्रवाइयों में ये शामिल था। ये पिछले 2 दिन से लगभग इसकी ट्रैकिंग चल रही थी, ये इसकी मूवमेंट को मॉनिटर कर रहे थे लोग, और इसमें मैं मुबारक देना चाहता हूँ अनंतनाग पुलिस को, जो पिछले 2 दिन से इसको ट्रैक करते करते जहाँ तक इनकी ट्रैकिंग का सिलसिला जा पहुँचा, तो श्रीनगर पुलिस के साथ शेयर हुआ। श्रीनगर पुलिस ने सीआरपी के साथ मिलकर के ऑपरेशन को प्लान किया, एग्जीक्यूट किया, जिसमें बाद में आर्मी भी शामिल हुई। तो मैं समझता हूँ कि लोगों की जो जानो माल इसने जिसको नुकसान पहुँचाया था, जिस तरह का नुकसान इसने पूरा वैली के अंदर लोगों को पहुँचाया, और अभी नौजवान लड़कों को अपने साथ मोटिवेट करके ज्वाइन करवा रहा था, दर्जनों लड़के इसने आतंकी बनाए, उन परिवारों को ज़रूर एक राहत मिलेगी। अभी साल में जो टोटल जो मिलिटेंट मारे गए हैं जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों को मिलाकर के, उनकी तादाद 200 के ऊपर चली गई है। इसमें 190 के करीब लोग इस तरफ हैं और 1 दर्जन से ज़्यादा लोग जो हैं वो जम्मू के खित्ते में मारे गए हैं। ऑपरेशन विंटर में पिछले साल भी जारी रखा गया था और इस साल भी जारी रखा गया, और जारी रहेगा नहीं बल्कि और ज़्यादा शिद्दत से इसको आगे चलाया जाएगा,
क्योंकि जिस तरीके से सिविलियन टारगेट्स को चूज़ करके सिलेक्ट करके पाकिस्तान के इशारे पर, पाकिस्तान की एजेंसीज के इशारे पर जहाँ पर उनको मारा जा रहा है, इसमें पाकिस्तान का सीधे रूप में और उसके जो मिलिटेंट आउटफिट जहाँ पर काम कर रहे हैं वो हिजबुल मुजाहिदीन के साथ मिलकर के जिस तरह की लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, इससे ज़्यादा शिद्दत से ऑपरेशंस को जारी रखा जाएगा। का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं, क्योंकि HM रियाज नैकू के मारे जाने के बाद एकदम लीडरलेस हो गई थी और आज फिर से वही पोजीशन दोबारा हुई है कि जो चीफ कमांडर एक ऑर्गेनाइजेशन का है, जो सारे ऑपरेशन प्लान करता था, जो पाकिस्तान की टेरर मशीन है उसको जहाँ पर जिंदा रख रहा था, उसको चला रहा था, उसके मारे जाने के साथ वाकया में एक बहुत बड़ा धचका जो उनको पहुँचा है। लगता तो ऐसा है, अभी तक जितने लोग फिगर करते थे अलग अलग जगहों पे, तो उसके मुताबिक सारे के सारे ख़त्म हो चुके थे। हाँ, और अब्बास का अभी मेरा आई साहब का कहना है कि एक का बकाया है अभी, तो अभी उसके अलावा तो जितने लोग टाइम टू टाइम फिगर होते रहे लगभग सबकी एलिमिनेशन हो चुकी है। देखिए, जो हमारी इतला है इसमें पिछले कुछ दिनों से इन्होंने सिविलियन टारगेट्स को अलग अलग जगहों पे एलिमिनेट करने का, टारगेट करने का निशाना रखा हुआ है। अभी कुलगाम में हुआ, उससे पहले गांदरबल में हुआ, और रिपोर्ट्स ये थी कि इनका कोई श्रीनगर और बडगाम के एरिया में और इस तरह का अटैक करने की प्लान है। मोस्ट लाइकली कोई इसी तरह की जो टारगेट किलिंग या किसी कैंपस के ऊपर अटैक करने की प्लान से जहाँ पर ये पहुँचा था। देखिए, ऐसा तो कोई सीधा कनेक्शन नज़र नहीं आता है। पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं होती, क्योंकि ये लोग जब भी श्रीनगर की तरफ आते हैं, नौगाम की तरफ आते हैं, बाईपास के एरिया पे आते हैं, तो कोई ना कोई टारगेट, कोई ना कोई मिशन इनका रहता है। अभी भी इत्तला के मुताबिक कोई इस तरह का मिशन इनका किसी सिविलियन टारगेट को या कोई सिक्योरिटी फोर्सेस के टारगेट को हिट करने का था। उसकी डिटेल्स अभी कॉन्फिडेंशियल रखी गई हैं, वो अभी तफ्तीश का हिस्सा है। देखिए, एक तो ये स्टेटमेंट गलत है कि उनके घर वालों को डेड बॉडी नहीं दी जाती। उनके घर वालों को ही डेड बॉडी दी जाती है, उसका दफन लोकल लेवल पे नहीं होता, क्योंकि उससे पहले जब ये सिलसिला शुरू हुआ था, लोकल दफन करते वक्त हजूम जमा करके मिलिटेंट ही लाते थे और उनकी कोशिश होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसे मौके का फ़ायदा उठा करके इमोशनली ब्लैकमेल किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए और वहीं से कब्रगाह से कोई और बंदा तैयार करके मिलिटेंट्स की सफ़ों में शामिल होने के लिए साथ में लिया जाए। उसके साथ कोविड का प्रोसेस आ गया, तो कोविड के चलते ये फैसला हुआ कि डेड बॉडीज़ को हैंडओवर करने से अगर बहुत बड़ी तादाद में गैदरिंग्स होती हैं तो उनको डिस्कस करने का यही एक तरीका है कि घर वाले तो शामिल हों, जैसे कोविड के प्रोटोकॉल्स थे, मगर घर वालों के अलावा जो लोग हैं उनको डिस्कस किया जाए। इसीलिए डेड बॉडी लोकली ना दफन करके दूसरे ज़िले में दफन करते थे। तो ये पार्ट एक तो मैंने आपका क्लैरिफाई कर दिया कि घर वाले होते हैं, उनकी मौजूदगी में दफन होता है, बल्कि मैजिस्ट्रेट वहाँ पर मौके पर खड़े होते हैं, इनके सैंपल लिए जाते हैं, हर तरह के फोटोग्राफी करी जाती है, वीडियोग्राफी करी जाती है, वो सारा रिकॉर्ड रखा जाता है आगे, क्योंकि अभी कोविड गया नहीं है तो ये सिलसिला भी जारी रहेगा। आज भी मैं समझता हूँ कि लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, लोग समझते हैं इन चीज़ों को। जैसे कि पहले ही गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है, किसी की ज़मीन को कोई ख़तरा नहीं है, कोई किसी से ज़बरदस्ती ज़मीन खाने वाला नहीं है। पहले भी सिलसिला था, उस सिलसिलों को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया है, चेंज किया गया है। उसके मुताबिक जहाँ पर जो कमर्शियल या बाकी एक्टिविटी चलती थी उसको और पुश मिले, सरकार की यही नीति है कि उसमें लोग अपना और अच्छे से आकर के जो लोगों की सुविधाएं हैं, जो लोगों की सेहत से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, लोगों की तरक्की से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उसको और बढ़ावा मिले। तो मुझे लगता है कि अगर लोगों को खामखा में वर्गलाने की कोशिश की जाएगी, मिसलीड करने की कोशिश की जाएगी, तो लोग इस बात को समझते हैं, बड़े अच्छे से समझते हैं, इसीलिए अभी तक कोऑपरेट कर रहे हैं और आगे। जी नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त भी पहुंचता अपने इख्तिताम को। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी रखिए अपनी दुआओं में शामिल। अगर खुदा ने चाहा एक नए शुमारे में फिर होगी मुलाकात। दीजिए हमें इजाजत। खुदा हाफिज़ व नासिर।